वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं इलियास कुशवाहा और आज से हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो आज हम, ठीक है, चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर डाइजेशन को समझने से पहले हमको जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वह है कि व्हाई डू वी नीड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता हमको होती क्यों है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मेनली क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल है, ठीक है, तो फूड मटेरियल जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कि जिनसे हमारी जो बॉडी सेल्स होती है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली होता क्या है कि उस फूड को, ठीक है, उस हम कहें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ठीक है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या हम कहें कि पॉलीमर्स को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में या मोनोमर्स में चेंज करने का जो काम करता है वह कौन करता है, मेनली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ना नहीं होगा तो उस फूड, ठीक है, उस फूड को हम उस फॉर्म में, ठीक है, अपनी बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता होती है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स कि मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह टू टाइप्स, ठीक है, या हम कहें कि दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, पहला जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, पहला हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये हो गया आपका देखिए एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हो गया आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। अब देखिए क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल में मेनली आ जाएगा आपका माउथ, ठीक है, और माउथ के पास क्या होता है कि एक कैविटी होती है, ठीक है, उस कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी या हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो माउथ, ठीक है, आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, उसके बाद आपका हो गया फेरिंग्स, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपका स्टमक हो गया। स्टमक के बाद यदि हम देखें तो आपका स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, तो आपका हो गया ड्यूडेनम, ठीक है, जेजनम और इलियम। ठीक है, और स्मॉल इंस्टेटाइन के बाद हो गया आपका लार्ज इंस्टेटाइन, और लार्ज इंस्टेटाइन भी हमको पता है वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो आपका हो गया क्या, सीकम, ठीक है, कोलन एंड रेक्टम, और इसके बाद आपका हो गया एनस। तो यहाँ पर, ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, स्टमक, लार्ज इंस्टेटाइन एंड स्मॉल इंस्टेटाइन, ये सब पार्ट हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि ध्यान से देखना आपको कि आपका जो लीवर हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लीवर हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गया, तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ ग्लैंड है ना, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम समझते हैं कि देखिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 3 पार्ट्स में समझना है। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन मेनली, देखिए हमारी बॉडी में डाइजेशन मेनली 3 रीजन्स पे होता है। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम कहेंगे, ठीक है, माउथ या बक्कल कैविटी। ठीक है, पहला जो डाइजेशन होता है, और यहाँ पे मेनली जो डाइजेशन होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, पार्सली डाइजेशन ही होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वह होगा कार्बोहाइड्रेट का, या हम कहें कि डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है, या हम बक्कल कैविटी भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो डाइजेशन होता है ये भी पार्टली डाइजेशन ही होगा, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो जो दूसरा डाइजेशन होगा वह होगा आपके स्टमक में। ओके, स्टमक भी मेनली 3 पार्ट से बना होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फंडस,
ठीक है, आपका कार्डियक, ठीक है, और तीसरा हो गया पाइलोरिक, ठीक है। 3 पार्ट्स हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट, ओके। और जो तीसरा और जो कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, अगर आपको कंप्लीट डाइजेशन के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि हमारे बॉडी में जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वह होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, मतलब आपका ड्यूडेनम से लेके आपका इलियम तक, ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी। तो ये जो रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक पार्ट है, ठीक है, जिजेनम, तो यहाँ पर मेनली हमारी बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन होता है, ओके। चलिए इसको समझते हैं, अब ये क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलिए अब इसको हम सिस्टमेटिक समझते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो यहाँ पर देखिए कि डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओके, इस पे बात करते हैं। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी में मतलब जो माउथ में जो डाइजेशन होता है उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो देखिए फूड है, ओके। अब फूड को सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सेलेक्ट करने होता है, ठीक है। सबसे पहले जो फूड है उसको हमको सेलेक्ट करना होता है। जब भी हम फूड वगैरह जब खाते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले हम देखिए उसका टेस्ट देखते हैं ना, उसका स्मेल देखते हैं, ठीक है। अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, स्मेल अच्छा नहीं है, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले होता क्या है कि माउथ में सबसे पहले सिलेक्शन होता है। माउथ के पास जैसे फूड को ले जाते हैं तो फूड का वहां पे सिलेक्शन हुआ करता है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब जो दूसरा चीज है, अगर फूड सेलेक्ट हो गया, ठीक है, फूड सेलेक्ट होके हमारे माउथ में, हमारे बक्कल कैविटी में पहुंच गया, ओके। वहां पे पहुंचने के बाद तो सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा, तो हमारे टीथ के संपर्क में आएगा, ठीक है। टीथ को हम डिटेल में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उनमें पढ़ेंगे। टीथ मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, इनके टाइप्स, ठीक है। ये तो 4 टाइप्स के हो गए। इनका और भी डिटेल तो हम वहीं पर पढ़ेंगे, बस हमको इतना ही चीज जानना है कि फूड देखिए पहुंच गया आपके बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में पहुंचने के बाद मेनली क्या होगा कि हमारे जो टीथ है उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ठीक है, पीसेंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसको मैस्टिकेट करेंगे, ओके। इससे क्या होगा, ये क्यों जरूरी है, तो मैस्टिकेट करना या ग्राइंड करने से होता क्या है कि जो फूड है उसमें इंजाइमेटिक एक्शन के लिए, ठीक है, इंजाइमेटिक एक्शन के लिए या इंजाइम्स के एक्शन के लिए उस फूड का सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, ओके। इसलिए उसको ग्राइंड किया जाता है, उसको टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक। तो दूसरा जो चीज हो गया, पहला हो गया था सिलेक्शन ऑफ फूड, ओके। दूसरी जो चीज है यहाँ पर या सेकेंड जो पार्ट है वह है ग्राइंडिंग, ओके। और ग्राइंडिंग या हम इसको ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए कि जो फूड है हमारा वो ग्राइंड हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल टूट गया, क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। तो लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन मीन्स क्या है कि लुब्रिकेट करना, ठीक है। लुब्रिकेट करना मतलब ये है कि आपको एक बात देखिए यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, मेनली ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड, ओके, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हैं जो मेनली 3 ग्लैंड से मिलकर बना होता है, ठीक। तो आपका हो गया पैरोटिड ग्लैंड, पहला। पैरोटिड ग्लैंड अगर आप देखें तो ये जो ईयर होता है ना, तो ईयर के जस्ट बोलना चाहिए बिहाइंड, फ्रंट में, ठीक है, ईयर के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। कौन सा, सबसे पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, एक टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ही है। और जो दूसरा हो गया आपका, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है आपका जो मैक्सिला वाला पार्ट है, या हम कहें कि जो हमारा जॉ वाला पार्ट है, या फिर जो हमारा जबड़ा है, ठीक है, तो जबड़े के या हमारे जॉ के नीचे में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिलो साइड में प्रेजेंट होता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, ओके। एंड जो थर्ड है यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, तो यह सब लिंगुअल ग्लैंड है, यह भी एक टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। तो यह हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमने देखा, और ये तीनों क्या है, इसको एक साथ हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। चलिए अब हम समझते हैं
ठीक है, हम यहाँ पर आए थे तो देखिए लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। तो होगा क्या कि जो फूड को ग्राइंड कर दिया गया, मैस्टिकेट कर दिया गया, उसके बाद क्या होगा कि उसमें जो सलाइवा है उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, उस फूड को जिसको ग्राइंड किया गया था उसको सलाइवा के साथ बहुत अच्छे से मिक्स किया जाएगा। ठीक है, उसको लुब्रिकेट किया जाएगा। ओके, लुब्रिकेट हो गया। अब देखिए जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इसमें एक टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाइवरी ग्लैंड्स में ये काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम होता है। ठीक है, या हम कहें देखिए सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है ऐसा हम कहें, या जो हमारा लार है, ठीक है, जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वह जो एंजाइम होता है उसको हम कहेंगे एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम या एमाइलेज का एक दूसरा नाम भी है टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन या एमाइलेज प्रेजेंट होता है किसमें, आपके सलाइवा में। और यह जो एमाइलेज है यह मेनली करता क्या है, तो यह जो है स्टार्च का या हम कहें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है पार्शियली। ठीक है, पार्शियली ये मेनली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इधर फोकस करिए तो आपको दिखेगा कि जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बोलना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यह जो एमाइलेज होता है इस स्टार्च को चेंज कर देता है किसमें, माल्टोज में। अब माल्टोज क्या है, तो स्टार्च से अगर हम कंपेयर करें तो स्टार्च की तुलना में थोड़ा सा सिंपलेस्ट टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और माल्टोज भी पूरा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपका ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, तो पार्टली डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर जो स्टार्च है, ठीक है, इस स्टार्च को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। स्टार्च को एमाइलेज के द्वारा पार्टली डाइजेस्ट किया जाता है और चेंज किया जाता है माल्टोज में। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी समझ सकते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, एक रोटी का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, और रोटी के टुकड़े को अच्छे से आप चबाइए। ठीक है, चबाते चबाते जैसे आपके सलाइवा से मिलेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा आप देखेंगे कि वो हल्का आपको थोड़ा मीठा लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ा उसका जो ठीक है स्वीटनेस है वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, आपको थोड़ा मीठा लगेगा एक टाइम के बाद। होता ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका डाइजेशन वहाँ पे चालू हो जाता है। ठीक है, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट है या हम कहें, हाँ ठीक, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो एमाइलेज के द्वारा, ठीक है, एंजाइम्स के द्वारा उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ टाइम के बाद हमको थोड़ा मीठा लगने लगता है। ओके, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन मतलब वही एंजाइम का उसमें एक्शन। अब चलिए आगे समझते हैं कि इसके बाद क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और वह है कि सलाइवा में होता क्या क्या चीज है। देखिए तो सलाइवा में मेनली देखिए यहाँ पर होगा आपका वाटर एंड म्यूकस। ठीक है, वाटर और म्यूकस क्या करेंगे, उसको लुब्रिकेट करेंगे, मॉइस्ट करेंगे, किसको, फूड को। दूसरी चीज का आपका यहाँ पे होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब सोडियम बाई कार्बोनेट क्यों, तो सोडियम बाई कार्बोनेट मेनली क्या करता है कि फूड में अगर कुछ हार्मफुल चीजें हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, जो हार्मफुल चीजें हैं उनको किल करने का काम यहाँ पे करता है। और तीसरी जो चीज है एंजाइम, एंजाइम का काम तो हम देख ही चुके हैं कि एंजाइम में क्या करता है, स्टार्च वहाँ पे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्लियर है ना। आप एक कहानी के रूप में, कि स्टोरी के रूप में चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, इसके आप जितने भी लेबलिंग यहाँ पे है इसको आप याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, और जब तक आपको ये सभी चीज़ें नहीं पता होगी हम इसको थोड़ा और डिटेल में फिर प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, इसलिए हम आज एक आउटलाइन एक समझने की कोशिश कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, एक आउटलाइन हम यहाँ पे अगर देख लेंगे तो आगे जो भी चीज़ें हम समझने वाले हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ तक तो क्या हुआ, सलाइवा में मिक्स हो गया। ठीक है, जो हमारा फूड था, ठीक है, अब वो सलाइवा में मिक्स हो गया। तो जब वो फूड है और वो सलाइवा में पूरी तरह से मिक्स हो गया, अब उसका एक अलग नाम होगा और उसको हम कहेंगे बोलस। क्या कहेंगे हम उसको, बोलस। ठीक है, बोलस। ठीक है, अब बोलस क्या होगा, मेनली क्या होता है कि इसके बाद देखिए यह आएगा आपके क्या, एक चीज और देखिए यहाँ पर बोलस को समझने से पहले हमको एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझना होगा। वह क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में एक
इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे इपिग्लॉटिस। अब होता क्या है देखिए कि हमारे जो नेक है, ठीक है, इसमें जो सामने आपको जो दिख रहा है ना, आप इसको यहाँ पर टच करके आप देखेंगे ना तो आपको कार्टिलेजनस सी शेप्ड रिंग दिखेगी, ठीक है। तो ये मेनली प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है। और मतलब ट्रैकिया हमारा क्या है, आपका ट्रैकिया कौन सा पाइप है, विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप है। और इसके पीछे प्रेजेंट होता है फूड पाइप, और फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। तो जब हम, ठीक है, फूड लेते हैं या जब हम खाना खाते हैं तो उस फूड को उस विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फेरिंग्स के रीजन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं हम इसको, इपीग्लॉटिस कहते हैं। और यह जो इपीग्लॉटिस है, ठीक है, इपीग्लॉटिस है, यह फूड को हमारे, ठीक है, विंड पाइप में जाने से रोकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब वहां पर देखिए फूड लुब्रिकेट होने के बाद हमने उसको क्या कहा था, बोलस। अब बोलस आपका आ गया कहाँ, ईसोफेगस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मतलब माउथ से ईसोफेगस में उस फूड को धकेलना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट मतलब फूड जो है आपके ईसोफेगस में जिस मूवमेंट के द्वारा आता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट आप कैसे समझेंगे, तो देखिए मान लीजिए, ठीक है, ये पाइप है, ये ईसोफेगस है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ईसोफेगस में मान लीजिए जो फूड आ रहा है, ठीक है, तो बोलस कुछ ऐसा राउंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको ऊपर से, ठीक है, ऐसे क्या होगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस ईसोफेगस को, और नीचे की ओर उसको क्या है, धकेला जाता है। अगर आप उल्टे भी बैठे हैं, ठीक है, सॉरी, यदि आप उल्टे भी हो जाए, ठीक है, उल्टे अगर लटक जाते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए आप लेट जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, उस कंडीशन में भी देखिएगा कि आपका जो फूड है वो आपके स्टमक तक पहुंच जाता है, ठीक है, आप उसको निगल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली किसके कारण होता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट के कारण। और यह, ठीक है, हेल्प करता है उस फूड को पहुंचाने में, कहाँ तक, स्टमक तक, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना, काफी धीरे धीरे पहुंचाता है, ऐसा नहीं होता। आप देखे होंगे कि आप फूड लिए और, ठीक है, स्टमक में आपके गिरने की आवाज आएगी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि काफी धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है, पेरिस्टोटिक, ठीक है, मूवमेंट के द्वारा इस फूड को यहाँ पर स्टमक तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा। क्लियर है, ओके। तो काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम, ठीक है, काफी समय तक इस टॉपिक में बात कर सकते हैं, बट हमको जनरल चीजों को ही पढ़ना है, ठीक है, एक आउटलाइन के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखते हैं क्या कि देखिए फूड आ गया आपका ईसोफेगस में, ईसोफेगस से पहुंच गया, और ईसोफेगस से होते हुए, ठीक है, ये जो बोलस है, अब हम इसको बोलस कहेंगे। तो यह जो बोलस है वह पहुंचता है कहाँ, स्टमक में। अब देखिए स्टूडेंट्स कि स्टमक में, और ये क्या हो गया आपका ईसोफेगस, तो स्टमक एंड ईसोफेगस के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है या एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वॉल्व या स्फिंक्टर आप बोल सकते हैं। इसका काम जानिए, इस स्फिंक्टर का नाम पहले देखिए क्या है, इसका नाम है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये इस स्फिंक्टर का या वाल्व का काम ये होता है कि देखिए जो फूड या जो बोलस आया यहाँ पे आपके स्टमक में, इसका बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, ठीक है, ये वापस इसमें ना जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि, चलिए क्लियर है ये। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फूड है वह कहाँ पहुंच गया, आपके स्टमक में पहुंच गया, ठीक है। अब स्टमक में हमने देखा था कि मेनली 3 पार्ट्स, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि स्टमक में क्या होता है, इस टाइप के, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ उभार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जब इसका आप एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें कुछ ऐसे उभार देखने को मिलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रुगी, ठीक है। और इसका क्या वर्क होता है देखिए, तो यहाँ पर होता क्या है देखिए कि जैसे देखिए जब हम फूड नहीं लेते, जैसे हमारा स्टमक जब हमारा खाली है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे स्टमक बोलना चाहिए सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, सिकुड़ा रहता है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, खाते हैं खाना, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा फैल जाता है,
ओके, तो यह जो फोल्ड है, ठीक है, यह जो रुगी है, ये क्या होते हैं कि जब हम रिलैक्स के या फिर हम जब खाली पेट होते हैं तब हमको फोल्ड्स के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, अगर देखिए आप समझिए इन जनरल इसको कि जैसे एक कोई भी, जैसे आप ही हैं चलिए, तो अगर आप डेली 5 चपाती खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, ठीक है, 5 रोटी खाते हैं डेली आप, तो क्या होगा कि आपको आदत हो जाएगी 5 रोटी खाने की वहाँ पे, ठीक है। तो आप जब तक 5 रोटी या 5 चपाती 5 चपातीज आप वहाँ पे नहीं खाएंगे ना, तो आपको आपका पेट भरा हुआ नहीं लगेगा, आपको खाली पेट लगेगा 2-3 खाने में, ठीक है। जबकि 2 चपाती ही अगर कैलोरीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त होती है, जितनी कैलोरी वहाँ पे मिल जाती है। बट क्या होता है कि हम 5 ही खा रहे हैं, 8-10 कुछ खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उतने की आदत हो जाती है, ठीक है। लेकिन 2 में हमको क्या होता है वहाँ पे कंप्लीटली बोलना चाहिए कि ठीक है, हमको कैलोरी वगैरह वहाँ पे कंप्लीटली मिल जाता है। ठीक, तो बात यही है कि ये जो रुगी जो है, ठीक है, यह क्या करती है, रिलैक्स की कंडीशन में कुछ फोल्ड होती है, ठीक, कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक, और जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो थोड़ी सी फैल जाती है, हम देख रहे हैं कि स्टमक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा या अधिक फूड लेने का कारण वही हो जाता है, ठीक है, कि आप लगातार उतना फूड ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 8 या 5 या 8 चपातीस वगैरह खा रहे हैं, तो आपको उतने की ही आदत हो जाती है, ठीक है, और आपको फिर खाली पेट वहाँ पे लगने लगता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं स्टमक के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, HCl वगैरह के बारे में, पेप्सिन वगैरह के बारे में, ठीक है, पेप्सिनोजीन, ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी कुछ चीज़ें तो हम देखेंगे, बाकी फुल डिटेल जब हम पूरा एक स्टमक के ऊपर जब हमारा एक लेक्चर आएगा, ठीक है, तब हम इसको और समझेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि चलिए इसमें और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर पढ़ना है डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। तो पहली बात क्या कि पार्शियली डाइजेशन होता है यहाँ पर फूड का, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। हमने बक्कल कैविटी में देखा था कि वहां पर जो डाइजेशन हो रहा था वह किसका डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, पार्टली डाइजेशन हो रहा था, ठीक है। और स्टमक में जो डाइजेशन होता है वह होता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का पार्टली डाइजेशन यहाँ पर होता है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या लिखा है कि मसल्स ऑफ स्टमक मिक्स फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए जो इसके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, किसके, आपके स्टमक के, वो क्या करते हैं कि जो फूड आया है वहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके, ठीक है, या फिर हम कहें कि उसके जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं उस फूड को, किससे, गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मेनली सिक्रेशन है, स्टमक से जो भी सिक्रेशन निकलते हैं जिनमें मेनली HCl वगैरह, ठीक है, पेप्सिनोजिन्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर मेनली स्टमक की जो वॉल होती है, या हम कहें कि पूरा आपका इसोफेगस से लेके एनस तक, ठीक है, यहाँ पूरा क्या होता है, मेनली जो एलिमेंट्री कैनाल है ग्लैंड को छोड़ के, ठीक है, इसोफेगस से एनस तक में मेनली यहाँ पर क्या होता है, कुछ हमको लेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनमें जब हम आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर डिटेल जब हम स्टमक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पर कि सीरोसा हो गया, ठीक है, मस्कुलैरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया, और सबसे अंदर में हमको वहाँ पे ल्यूमेन देखने को मिलेगा, एक खाली जगह देखने को मिलेगा, ये पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो म्यूकोसा वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें क्या है, कुछ ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इन ग्लैंड्स में मेनली कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो गोबलेट सेल्स, ठीक है, गोबलेट सेल्स, पैराइटल सेल्स, ठीक है, जाइमोजेन सेल, ठीक है, म्यूकोसा वाले जो आपके लेयर है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो गोबलेट सेल्स है यह मेनली क्या करती है, तो यह सिक्रेशन करती है म्यूकस का, ओके। और ये म्यूकस क्या करता है, तो देखिए आपके स्टमक को अंदर से देखिए जो HCl यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है ना स्टमक में, ठीक है, तो इसका जो pH होता है लगभग 2 के आसपास होता है, जो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, स्टमक इतने ज़्यादा अगर एसिडिक होगा, ठीक है, 2 pH का लगभग, तो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे स्टमक के लिए। तो उसको अंदर से बोलना चाहिए कि कवर कर लेता है, ठीक है, हमारे स्टमक को, ठीक, यह जो म्यूकस है। दूसरी चीज क्या, मॉइस्ट, जो फूड है उसको मॉइस्ट बनाने का भी काम करता है, कौन करता है, तो गोबलेट सेल से सीक्रेट हुआ कौन, म्यूकस। अब जो दूसरी चीज है यहाँ पर वह क्या है, देखिए पैराइटल सेल्स, ठीक है, यह भी इसी म्यूकोसा जो सेल होती है, ठीक है, जो ग्लैंड होती है म्यूकोसा में उसी में प्रेजेंट होती है, और पैराइटल सेल्स सीक्रेट करती है कौन सा, HCl का। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसका वर्क पूछा जाता है एग्जाम्स में।
तो जो HCl है यह हमारे फूड को क्या करती है, सॉफ्ट करती है, पहली बात। ठीक है, किल लिखा है, किल का मतलब यह है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ठीक है, हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनको किल करने का काम कौन करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को, तो HCl करती है। तीसरा चीज क्या है यहाँ पे, कन्वर्ट करती है यह। देखिए HCl का एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, देखिए जाइमोजेन जो सेल है, ठीक है, जाइमोजेन सेल से सीक्रेट करते हैं कौन, पेप्सिनोजेन का। तो पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन का ही एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो यह आपका HCl करता है। ठीक है, अब HCl क्या किया, पेप्सिनोजेन को क्या किया, एक्टिव कर दिया और इसको चेंज कर देता है पेप्सिन में। ठीक है, तो एक फंक्शन ये भी हो गया, पेप्सिन में चेंज करने का काम करता है कौन, HCl। और जाइमोजेन सेल से जो पेप्सिनोजेन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, वह क्या करती है, तो यह करती है कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, मेनली यहाँ पर हमने देखा था ना कि स्टमक में मेनली जो डाइजेशन होता है, पार्टली डाइजेशन ही है, बट यहाँ पर मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का पार्टली डाइजेशन यहाँ पर होता है। प्रोटीन जो है पेप्सिन, ये एक एंजाइम है, तो पेप्सिन के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाता है, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स चैन्स में। ठीक है, तो मतलब हमारी जो स्टमक है, स्टमक में प्रोटीन जो है वह पॉलीपेप्टाइड चेन्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, किसके कारण, एक एंजाइम है पेप्सिन के कारण। ठीक है, और पेप्सिन जब सीक्रेट होती है तो यह पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होती है, और पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिन का ही एक इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, क्योंकि देखिए पेप्सिन क्या करता है, इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो क्या होता है कि अगर ये डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में ही अगर ये सीक्रेट हो जाए, ठीक है, हमारे स्टमक में, तो ये स्टमक की सेल्स को ही डाइजेस्ट कर सकती है। इसलिए पहले क्या होती है, HCl के फॉर्म में, सॉरी, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में एक इनएक्टिव फॉर्म रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद म्यूकस एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है, हमारे स्टमक के चारों ओर, मतलब अंदर से, स्टमक के अंदर, ठीक है, एक कवरिंग बना लिया। उसके बाद HCl सीक्रेट होगी। ठीक है, तो एक कवरिंग बनने के बाद, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनने के बाद ही फिर इसको एक्टिव किया जाता है, किसको, आपके पेप्सिन को। तो अभी और भी चीजें हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको समझना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर और देखिए कि स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जो भी डाइजेशन था उसको हमने पढ़ा। इसके बाद देखिए कि स्टमक से, देखिए स्टमक में क्या हुआ कि फूड को मिलाया गया किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। हमने यहाँ पर देखा था कि जो फूड था उसको मिलाया गया था किसके साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स या सलाइवरी जो एंजाइम्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सिक्रेशन है उसके साथ मिलाया गया था। हमने क्या कहा था वहाँ पर, उसको बोलस कहा था। यहाँ पर देखिए मेनली की जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ जो फूड को मिलाया जाएगा, उसके बाद उसका नाम फिर थोड़ा सा चेंज होगा, और अब हम इस फूड को क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको हम कहेंगे, ठीक है, इसको हम काइम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इसको हम काइम कहेंगे। ओके, वहां पर क्या था, हमने उसको कहा था बोलस, और यहाँ पे हम कहेंगे काइम। ठीक है, तो काइम क्या है, गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड का, ठीक है, अच्छे से जब उसको मिला दिया जाता है उसके बाद उसका नाम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब उसको काइम कहेंगे। ओके, अब देखिए कि यह जो काइम है, अब स्टमक के बाद, ठीक है ना, एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में आपको चीजों को समझनी है। ओके, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी यहाँ पे फूड था वो आ गया कहाँ पर, आपके, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्री पार्ट्स थे। ठीक है, आपका कौन सा, ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद आपका जेजनम। ठीक है, जेजनम होता है ये, और जेजनम के बाद सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वह है क्या, इलियम। 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो हमको यह देखना है कि जो यहाँ पे देखिए जो फूड या काइम जो आ रहा है यहाँ पे, इस स्टमक और इस ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम एंड स्टमक के बीच में देखिए, इस क्या है, ये दोनों को जो काइम है इसको आना है ड्यूडेनम में, आना है। तो इसका जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, एक और वॉल्व प्रेजेंट होगा। जब सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम भी, वहां पर भी हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व वगैरह हमको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वॉल्व का काम क्या होता है कि मेनली वहां पर भी वो ब्लड के जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसको रोकने के लिए होते हैं, तो वॉल्व का काम ही होता है। ठीक है,
वाल्व आपको याद रखना है, या इनको हम स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बैकवर्ड मूवमेंट को, इस काइम वापस ना जाए, बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसके लिए। और दूसरी बात ये कि एक ही साथ ऐसा नहीं कि पूरा फूड आ गया, ठीक है, पूरा फूड आपके ड्यूडेनम में पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ऐसा भी नहीं होता, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है, डाइजेस्ट होती जा रही है, उसके बाद उसको ड्यूडेनम में भेज 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 भेजा जाता था, ठीक है, मतलब उसको भेजा जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है, एक साथ नहीं आता। तो ये भी एक काम हो गया स्फिंक्टर का। तो इस स्फिंक्टर को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर था उसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेजियल, ठीक है, स्फिंक्टर। स्टमक एंड ड्यूडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर और है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जो स्मॉल इंस्टेटाइन में जो इलियम, ठीक है, जो इलियम है, इलियम स्मॉल इंस्टेटाइन का लास्ट पार्ट इलियम, इलियम और लार्ज इंस्टेटाइन का पहला जो पार्ट होता है सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व। ये तीनों, ठीक है, ये 3 वॉल्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 3 वॉल्व्स। अब देखिए कि जो फूड है वह आपका आ गया, ठीक है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में पहुंच गया, ठीक है, इस आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए। अब ड्यूडेनम में आ गया, तो ड्यूडेनम का कई बार इसका शेप पूछता है, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी ने इस चीज को भी मेंशन किया है कि यहाँ पे मेनली सी शेप्ड, ठीक है, ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेटाइन। एंड स्मॉल इंस्टेटाइन से जो आपका काइम है, ठीक है, वह पहुंचेगा अब कहाँ, जेजनम में। जेजनम में ही मेनली क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है, और स्मॉल इंस्टेटाइन में भी मेनली जेजनम में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, आपको नोट करना है। अब क्या देखिए, जब ये काइम स्मॉल इंस्टेटाइन में आता है, तो देखिए यहाँ पर क्या था, HCl के सिक्रेशन की वजह से जो हमारा काइम था वो बहुत ज्यादा क्या था, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो उस एसिडिक को, या उस एसिडिक कंडीशन को कम करने के लिए इस पैंक्रियास के द्वारा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सॉरी सोडियम, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मतलब कि इस पैंक्रियास के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कुछ टाइप्स ऑफ यहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है। जो एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होते हैं पैंक्रियास से, वो मेनली फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन में कोई हेल्प करता है तो वो हमारा पैंक्रियास ही है, ओके। तो देखिए जब काइम हमारा, देखिए यहाँ पर आ रहा है कहाँ से, काइम ये है ड्यूडेनम, ठीक है, ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम जब ये काइम आ रहा है, ठीक है, इसी टाइम पे पैंक्रियास और आपका ये क्या है, तो ये है आपका लीवर। तो लीवर एंड पैंक्रियास के जो सिक्रेशन होते हैं वो भी काइम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लीवर का जो सिक्रेशन होता है, इसमें मेनली आपको देखिए, लीवर के पहले स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो हो गया लीवर, और इसी से अटैच्ड एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ओके। थोड़ा सा इसको समझते हैं, बाकी एक हमारा पूरा लेक्चर ही इस लीवर के ऊपर होगा जिसमें हम पूरी तरह से लीवर को और पैंक्रियास को पूरा हम वहां पर समझेंगे, ओके। अभी हम देखें तो लीवर में क्या होता है कि मेनली फॉर्मेशन होता है बाइल का, ठीक है, बाइल जूस का। और यह जो बाइल होता है, बाइल बनने के बाद क्या होता है कि वह आगे इस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और फिर जैसे ही जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में इस बाइल को सीक्रेट करके उस काइम तक, या उस बोले हम काइम तक पहुंचाया जाता है, या हम कहें ड्यूडेनम तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पैंक्रियास, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक चीज क्या है, बाइल था, ठीक है, लीवर से क्या बाइल, और बाइल के साथ में कुछ सॉल्ट वगैरह भी होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट कहते हैं। अब ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं ना, ये बाइल सॉल्ट करते क्या है, तो ये फैट को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो बाइल, ठीक है, सॉल्ट है, ये क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफाई करते हैं, या इमल्सिफाइड, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट में चेंज कर देते हैं। कौन, आपका जो बाइल में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। तो लीवर की बात हुई। अब देखिए पैंक्रियाज में हमने देखा कि एंजाइम्स प्लस यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, तो काइम से जो भी एसिडिक, या हम कहें स्टमक से जो एसिडिक काइम आ रहा है, उस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, आपका यही सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, ठीक है। और जो इसमें
एंजाइम्स है उनको तो हमने देखा। तो ये पूरा जो सिक्रेशन है पैंक्रियास एंड लीवर का, ये पहुंच जाता है आपके किस में, ड्यूडेनम में। क्लियर है? बिल्कुल एक स्टोरी है, आपको एक एक चीज, एक एक जो पूरा सिस्टम हो सभी दिखना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी में यही तो इंटरेस्टेड है, हम खुद की बॉडी के बारे में नॉलेज ठीक है ले रहे हैं और सभी चीजों को बहुत अच्छे से देखिए समझ रहे हैं, काफी इंटरेस्ट के साथ आपको चीजों को समझ रहे हैं। ओके, तो यह देखिए ड्यूडेनम के बाद में देखिए, ठीक है, ड्यूडेनम के बाद में यह पहुंचा आपका जिजनम में। ठीक है, अब जिजनम में हमको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। क्या चीजें होती है देखिए इसको, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है कि माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज था उसने क्या किया था, स्टार्च को मॉल्टोस में चेंज किया था ना। कंप्लीट डाइजेशन जब होगा आपके जिजनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर जो मॉल्टोस है, ठीक है, जो मॉल्टोस था, इस मॉल्टोस को यहाँ पर देखिए जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, ठीक है, हमने बात किया था ना कि यहाँ पे भी काफी एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, या हम कहें कि जो मॉल्टेज है, ठीक है, यह मॉल्टेज क्या करेगा, इस मॉल्टोस को चेंज कर देगा ग्लूकोज में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, या हम कहें कि जो स्टार्च था, वो मेनली बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम में। अब जो ग्लूकोज है ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनली टूट गया एकदम सिंपलेस्ट टाइप में ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को हमारी बॉडी सेल्स क्या कर सकती है, अब एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, सिंपलेस्ट टूट गया। दूसरी चीज क्या कि यहाँ पे हमने देखा था कि स्टमक में क्या हुआ था कि जो प्रोटीन था वह पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स में टूटा था। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है, एक एंजाइम है एमाइनोपेप्टाइडेज, इस एंजाइम की हेल्प से मेनली ये डाईपेप्टाइड्स में चेंज होते हैं और फिर यहीं पर यह जो डाईपेप्टाइड्स है यह अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या कि जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन चेंज हुआ आपके पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स आपका चेंज हुआ डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स आपका लास्ट में टूट गया अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, प्रोटीन का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब अमीनो एसिड को हमारी बॉडी, ठीक है, जब नेक्स्ट जो पार्ट होगा इलियम, जब यहाँ पे जब जाएगा वो, ठीक है, मतलब जो डाइजेस्ट फूड हो गया, ठीक है, डाइजेस्ट फूड जब इलियम में पहुंचेगा तो उसको वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इलियम में। अब एक और चीज है वो है फैट। फैट के बारे में हमने अभी तक कहीं नहीं देखा। ठीक है, बस एक जगह देखा था, याद करिए कि इसका जो सॉल्ट है, ठीक है, लीवर से निकलने वाला, वो फैट को इमल्सिफाई करता है, ये देखा था ना। तो ये सिक्रेशन कहाँ पहुंचा, उसी ड्यूडेनम में पहुंचा, ड्यूडेनम से होते हुए जिजनम में पहुंचा। तो यहाँ पर देखिए फैट सबसे पहले बाइल सॉल्ट के थ्रू इमल्सिफाइड फैट में टूटा, और जो इमल्सिफाइड जो फैट है वह लाइपेज एंजाइम के हेल्प से यह टूट जाएगा फैटी एसिड। ठीक है, फैट किस में टूटता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है फैट का, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म। फैट आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में सबसे लास्ट में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, यहीं पर होता है जिजनम में। अब क्या होगा कि जो फूड है वह, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि पैंक्रियाटिक सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूक्लियोलाइज काइंड। ठीक है, तो ये तो हमने देखा है। अब यहाँ पर देखिए कि जो डाइजेस्ट जो फूड है अब कहाँ पहुंच गया आपका इलियम। ठीक है, यहाँ पे कोई स्फिंक्टर वगैरह ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इलियम में पहुंचा। अब इलियम में देखिए मेनली क्या होता है कि इलियम में विलाई, ठीक है, माइक्रोविलाई ये सब प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोविलाई या विलाई में मेनली क्या होती है, कैपिलरीज वगैरह, ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती है, जिससे ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ठीक है, इन फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, विलाई या माइक्रोविलाई, ठीक है, तो इनके थ्रू फिर क्या है, जो भी डाइजेस्ट जो चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे अमीनो एसिड्स हो गया, इनको सबको एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी सेल्स तक कंप्लीटली हमारे, ठीक है, पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो कहाँ होता है, इलियम में होता है। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, चलिए उनको देखते हैं, फिर लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। तो देखिए इलियम के बाद जो इलियम हो गया यहाँ तक, इलियम और हमने बताया था कि सीकम के बीच में एक और बॉल होता है, इलियोसिकल बॉल। ठीक है, इलियोसिकल बॉल। अब इलियोसिकल बॉल के बाद हम बात करते हैं लार्ज इंस्टेटाइन में। तो लार्ज इंस्टेटाइन भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमने देखा था कौन कौन से। तो पहला हो गया आपका सीकम, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कोलन, ठीक है, और तीसरा हो गया रेक्टम। ठीक है, सीकम, अब देखिए यहाँ पर पूरा डाइजेस्ट हो गया
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वह क्या होता है, वह ये इलियोसिकल वॉल्व से होते हुए पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले पहुंचेगा सीकम में, और उसके बाद कोलन में, और कोलन के बाद फिर रेक्टम में। तो यह जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर एंड आपका कुछ डिजॉल्व सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। कुछ डिजॉल्व जो सॉल्ट है, ठीक है, वाटर है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप्स ऑफ, ठीक है, डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हमको देखिए सीकम पहला पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद होता है कोलन। कोलन में भी हमने यहाँ पे देखिए कोलन बस लिखा है, बट कोलन मेनली देखिए होता है, जैसे ये हो गया यहाँ तक सीकम, ठीक है। इसके बाद इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन, ठीक है। असेंडिंग कोलन के बाद यह हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन के बाद इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलन। और ये जो एस शेप में दिख रही है ना, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है ना एस शेप में, तो इसको हम कहेंगे मेनली ये वाला सिग्मॉइड कोलन। तो कोलन भी देखिए असेंडिंग, ट्रांसवर्ट, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन, ठीक है। 4 पार्ट्स यहाँ पे देखेंगे। जब डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो इनके फंक्शन वगैरह सभी चीजों को पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली डिजॉल्व सॉल्ट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन किसी प्रकार का नहीं होता, ठीक है। लास्ट में जो इसका थर्ड जो पार्ट है रेक्टम में क्या किया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद फिर उसको एनस के थ्रू, ठीक है, फिसेस के फॉर्म में उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि एक जो स्ट्रक्चर है कि सीकम के नीचे आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो यहाँ पे लिखा देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक टाइप्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसा माना जाता है कि जब ह्यूमन क्या था, ठीक है, जब ह्यूमंस वगैरह क्या थे, कि जब वो हार्बीवोरस थे, शाकाहारी थे, उस टाइम पे ये क्या होता था कि ये पूरा फंक्शनल होता था। पर अभी हमारी बॉडी में यह फंक्शनल नहीं होता। काऊ वगैरह या हार्बीवोरस जितने देखते हैं, काऊ, गोट वगैरह, ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये एक्टिव फॉर्म में या हम कहें फंक्शनल रूप में प्रेजेंट होता है। कौन? आपका अपेंडिक्स, ठीक है, या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये मेनली क्या करता है कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब हम ऐसा कहते हैं ना कि हम भी कभी क्या हार्बीवोरस थे बहुत साल पहले, ठीक है, अर्ली मेंस के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या थे, जब अर्ली ह्यूमंस वगैरह थे तो उनमें फंक्शनल था, क्योंकि उस समय ये हार्बीवोरस थे, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। बट अभी ये हमारी बॉडी में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फंक्शनल नहीं होता, ठीक है। और कई बार आपने सुना होगा कि कैसे आपका प्रॉब्लम वगैरह भी होता है, ठीक है, अपेंडिक्स में, जैसे ऑपरेशन वगैरह से, ठीक है, फिर उसको सर्जरी के थ्रू मतलब बॉडी से निकाल दिया जाता है। कई प्रकार पेन वगैरह भी यहाँ पे हुआ करता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड इन द रेक्टम। ये हमने देखा है कि अनडाइजेस्टेड फूड को मेनली कलेक्ट किया जाता है कहाँ पर, आपके रेक्टम में। तो स्टूडेंट देखिए, आज हमने एक, ठीक है, आउटलाइन समझने की कोशिश किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक एक चीज़ों को, ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या डाइजेशन कैसे होता है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका स्टमक में उसका स्ट्रक्चर क्या है, डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेक्चर हम लेके आएंगे, ठीक है। लीवर एंड पैंक्रियास, इसमें एक अलग होगा सेपरेट। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सभी चीज़ों को और हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनमें अभी हमने केवल एक आउटलाइन हमने समझा यहाँ पे, ठीक है, जिससे बाकी जो चीज़ें होंगी हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।